हमें जो पार्ट्स जो हैं, हमें जो बैटरीज जो हैं, वो सभी चाइना से ही उठानी पड़ती हैं। पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंड करती है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया। तो नेपाल ये चीज़ जहन में रखे कि चाइना ने उन्हें फ़ायदा नहीं देना। ये अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप है दोस्त सभी कुछ। आज की बड़ी वीडियो है बिगेस्ट यूरेनियम डिस्पोट फाउंड इन नेपाल। देखते हैं। नेपाल में एक बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिल चुका है और चीन इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता। वहीं भारतीय सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और सीधे तौर पे भारत और चीन के बीच एक और रेस जल्दी शुरू हो सकती है और इसके बीच पिसेगा नेपाल। खास बात यह है कि जो भी इस बेशकीमती खजाने को जीतने में कामयाब होगा वो अगले कई सालों तक अपार शक्ति का मालिक भी बनेगा। हालांकि इसमें नेपाल की भी काफी बड़ी जीत है, क्योंकि इस यूरेनियम के बदले आखिरकार नेपाल अपनी वो सभी बातें मनवा पाएगा जो वो भारत और चीन से चाहता था। अब नेपाल इस यूरेनियम को पैसे कमाने के एक जरिए के तौर पे देख रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी तक एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी असली कीमत नेपाल के दो विशाल पड़ोसी देश जानते हैं। मेन खबर पे आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए केवल 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारे पूरे दिन की रिसर्च और मेहनत सफल हो जाती है। मेन खबर को जानने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये 2014 का आर्टिकल है, जिसमें नेपाल चाइना बॉर्डर पर यूरेनियम मिलने की खबर की पुष्टि की गई है। इस आर्टिकल के मुताबिक नेपाल के अपर मस्टैंग रीजन के 10 किलोमीटर इलाके में यूरेनियम के हेवी डिपॉजिट्स पाए गए थे और जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि इस यूरेनियम की क्वालिटी और प्योरिटी एशिया में मिलने वाले यूरेनियम से काफी ज्यादा बेहतर है। ज्यादा प्योर यूरेनियम मतलब कम मेहनत और कम खर्च में ज्यादा फ्यूल का एक्सट्रैक्शन। वैसे पहली बार नहीं है जब नेपाल को कहीं पे यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं। कुल 25 जगहों पे नेपाल में यूरेनियम के भंडार खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही ऐसे रिजर्व्स हैं जहां बड़ी मात्रा में यूरेनियम मौजूद है और जहां पर यूरेनियम की माइनिंग फीजिबल है। अब नेपाल के पास इस यूरेनियम की माइनिंग और एनरिचमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और न ही ये यूरेनियम नेपाल किसी घरेलू प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए नेपाल इस यूरेनियम को बेच के फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है और ये काम नेपाल केवल 2 ही देशों से करवा सकता है, भारत और चीन। लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक चीन और नेपाल के बीच इस यूरेनियम की माइनिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और चीन किसी भी कीमत पे इन माइंस को अपने कब्जे में लेना चाहता है। नेपाल की अभी की सरकार एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है, इसलिए पहला कदम उठाने का मौका चीनी सरकार को मिला। जाहिर तौर पे भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नेपाल में एक चीनी एसेट मतलब इस रीजन में भारत की एक लिमिटेड एंट्री। देखिए, सच तो यह है कि भारत को शायद नेपाली यूरेनियम की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भारत को यूरेनियम के बड़े डिपॉजिट्स मिल चुके हैं। जरूरत है तो चीन की एंट्री नेपाल में रोकने की, और इसके लिए भारत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। भारत में अभी खुद यूरेनियम की माइनिंग ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। यही वजह है कि 4 देशों से फ्यूल को आज भी इंपोर्ट किया जाता है। ये देश है रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस और कनाडा। इनफैक्ट भारत खुद यूरेनियम के इंपोर्ट से निजात पाने के लिए थोरियम के एनरिचमेंट पे भी काम शुरू कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में थोरियम के 5 लाख टन रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम इस फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 2022 का आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में थोरियम बेस्ड फ्यूल पैलेट्स को फैब्रिकेट करने का तरीका ढूंढा जा चुका है। इन थोरियम पैलेट्स के इस्तेमाल से यूरेनियम 233 एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। अब ये आर्टिकल देखिए जो इसी जून 2023 में पब्लिश हुआ था। दुनिया के पहले थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर को कमर्शियल अप्रूवल मिल चुका है। वहीं भारत का पहला रिएक्टर कब तक ऑपरेशनल हो पाएगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आपको एक कमाल की बात बताते हैं, नेपाल में यूरेनियम की माइनिंग का अभी तक कोई भी रूल नहीं बना है। इसलिए जो भी देश इस माइन को जीतने में सफल होगा, उस देश के रूल्स नेपाल में लागू भी होंगे। और इसका मतलब है इस रीजन में बेरोक टोक मनमानी, जो भारत हरगिज नहीं चाहेगा। अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि भारत की तरफ से इन माइंस को लेकर क्या एक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर यकीनन भारत चुप नहीं बैठने वाला। अब 10 किलोमीटर लंबे इस इलाके में यूरेनियम के कितने डिपॉजिट्स हैं, इसके बारे में क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर चीन इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट दिखा ही रहा है, तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ बड़ा सामने निकल के आने वाला है। अब देखिए, नेपाल भारत पे काफी बड़े लेवल पे डिपेंडेंट है और हमारे हिसाब से पैसों के अलावा भारत इन माइंस को लेकर दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपके हिसाब से क्या भारत को उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, या नेपाल को चीन के हाथों में देकर नेपाल को खुद सबक सीख लेने के लिए छोड़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, नेपाल किसी भी आसपास के पड़ोसी देश में अगर कुछ भी निकलेगा तो चाइना ने उसको तो कब्ज़ा करना ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है चाइना को। और इत्तफाक ये है कि जिस वीडियो में बताया गया कि नेपाल में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो चाइना प्रो है, तो चाइना को मौका मिल रहा है उस यूरेनियम पे कब्ज़ा करने का। लेकिन चाइना, मैंने जो अंदाज़ा लगाया, जैसे हमारा सीपेक वाला मामला है, हमारा ग्वादर वाला मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर पूरी दुनिया के साथ जिस तरीके से चाइना का लेन देन है, चाइना ने हमेशा दुनिया को अपना डिपेंड ही रखा है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ का बनाने का, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात हो रही है,
जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हैं या कोई भी चीज़ है असम्बल होना, हमें पुर्जे जो हैं, हमें जो पार्ट्स जो हैं, हमें जो बैटरीज जो हैं, वो सभी चाइना से उठानी पड़ती हैं। पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंड करती है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया। तो नेपाल ये चीज़ जहन में रखे कि चाइना ने उन्हें फ़ायदा नहीं देना। ये एक 100% वाली बात है। चाइना ने फ़ायदा लेना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करते हैं वो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किसी भी चीज़ के, किसी भी देश के साथ जब एग्रीमेंट होते हैं इनके, पैसा देते हैं, सहूलत देते हैं, लेकिन उसके बाद उस देश को समझो ख़रीद लेते हैं। तो इन फ्यूचर शायद नेपाल के साथ भी ज़ाहिर सी बात है कि आखिर में ये भी कहा क्या क्या चाइना को, क्या नेपाल को खुद ही एक्सपीरियंस लेना चाहिए या खुद ही एक्सपीरियंस लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो होना यही है कि आगे चल के फिर इन पूरी माइंस पे उन्हीं के कब्ज़े होंगे, उन पूरे इलाके में उन्हीं के कब्ज़े होंगे, उन्हीं की कॉलोनीज़ बन जाएंगी। और नेपाल जो है वो मतलब उनकी इकोनॉमी को ही जकड़ लेता है ना, ये किसी भी देश की इकोनॉमी को ही जकड़ के रख देता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर इस पे क्या होता है। दोबारा किसी और साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लगा के